नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीना चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब तक का सबसे लंबा मुकाबला खेला गया, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की इयान नेपोम्यनसी के खिलाफ। ये मैच बिल्कुल आसान नहीं था। ये टक्कर थी दो खिलाड़ियों की, ना सिर्फ शतरंज की समझ की बल्कि उनकी शारीरिक ताकत, उनकी मानसिक ताकत और एक प्रकार से जूझने की क्षमता की। तो कैसे जीता मैग्नस कार्लसन ने मुकाबला? क्या नेपोम्यनसी ने कुछ मिस किया? क्या कार्लसन ने भी कुछ मिस किया था? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? क्या कुछ अलग था? इस पर बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। चले सर देखें। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये जो मैच था, ये मैच कहाँ से जो है बदलाव इसमें शुरू हुआ। दोस्तों, मैं पूरा गेम नहीं बता रहा हूँ, 136 चालों का गेम है। अगर ये पूरा मैं विश्लेषण करने जाऊंगा तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो हम खास जो मौके थे उस पर नजर डालेंगे। और अगर आपको पूरा गेम देखने का बहुत शौक हो तो लिंक है 7.5 घंटे का जो हमने लाइव किया था, वहां पे जाके आप बीच बीच में आगे बढ़ा के देख सकते हैं। खैर, और गेम मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जो है कनेक्ट कर दूंगा। खैर, तो यहां पर अपन इस देखते हैं इस मुकाबले को खास तौर पे। तो ये वो पोजीशन थी दोस्तों, ये चल रहा था 18वीं चाल पे। यहां पर ब्लैक ने नाइट D4 खेला, मतलब नेपोम्यनसी ने। तब तक ऐसा लग रहा था कि जो मैग्नस कार्लसन ने ओपनिंग में बढ़त बनाने की कोशिश की है वो हाथ से जो है वो निकल रही, क्योंकि इस चाल के बाद काफी कुछ खेल में जो है बदल रहा था। खासतौर पे यहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये जो पॉन है ये ओवरलोडेड हो रहा था यहाँ पर, और ये जो नाइट था ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉब्लम में फंस सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि वाइट जो है यहाँ पर B4 कर दे जैसे एक नॉर्मल मूव की तरह, तो नाइट इंटू F3, बिशप F3, बिशप F3 और आप मारेंगे और उसके बाद आपका ये जो नाइट है ये रुक से जो है वो मर सकता है। तो इसीलिए नाइट D4 जो मूव था वो बड़ा ही सीरियस मूव बन के सामने आया नेपोम्यनसी का, और यहाँ पर कार्लसन को एक्सचेंज करना पड़ा। नाइट D4, बिशप D4, क्वीन A2 और यहाँ पर बिशप G2, किंग G7, किंग G1 और क्वीन E4। और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि नेपोम्यनसी ने गेम में जो है वो बढ़त बना ली है। कारण आप देख सकते हैं कि क्वीन देखिए बोर्ड के कॉर्नर पर यहाँ पर फंसा हुआ है और ब्लैक के 2 पीसेस सेंटर पर जो है वो आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद नेपोम्यनसी थोड़ी बेहतर स्थिति में है। इस समय तक नेपोम्यनसी के पास 46 मिनट थे और मैग्नस कार्लसन के पास 1 मिनट। लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्वीन C2, गेम आगे बढ़ता है, A5, रुक FD1, किंग G1, रुक D2 और यहाँ पर नेपोम्यनसी खेलते हैं रुक AC8। यहाँ तक आते आते कार्लसन का जो समय 1 घंटे था, उसके बाद कार्लसन के पास 23 मिनट बचे हुए थे। बड़ी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी को ना पता हो कि 60 चालों तक इसी बार इंक्रीमेंट नहीं जोड़ा गया है, मतलब विश्व शतरंज चैंपियनशिप में यहाँ पर समय जो है वो बढ़ नहीं रहा है। 60 चालों तक जो समय है वो सिर्फ घटेगा यहाँ पर। ओके, कार्लसन ने यहाँ पे क्या किया? हालांकि ये जो मूव था रुक C8 शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं थी नेपो को। नेपो चाहते तो यहाँ पर B4, A4 ऐसा भी करके जो वो खेल सकते थे गेम को और गेम चलता और वो कंफर्टेबल थे। लेकिन उन्होंने रुक C8 का रास्ता चुना। कार्लसन ने क्वीन इंटू C8 मारा, रुक इंटू C8, रुक C8 और उसके बाद क्वीन D5। और कार्लसन ने यहाँ पर नेपो ने सडनली बताया कि देखिए आपका पॉन जो है यहाँ पे प्यादा जो है आपका कमजोर पड़ रहा है और मेरे पास वजीर है। अब सवाल ये था कि इस पोजीशन पे कार्लसन अपने मोहरों को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अगर आपको वजीर के खिलाफ जंग लड़नी है तो आपके दोनों रुख एकजुट होने चाहिए, आपके मोहरे जो है संतुलित होने चाहिए। कार्लसन ने यहाँ पे B4 खेला और नेपो ने एक्सचेंज ना करते हुए A4 खेला। ओके, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मारे एक्सचेंज करें, लेकिन A4 यहाँ पर उन्होंने खेला और इस पॉन स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया। मतलब कि कभी ना कभी बिशप आएगा और आपको इसकी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। ओके, कार्लसन ने E3 किया, बिशप E5 और अभी आप देख सकते हो कि ये नाइट जो है वो पिन है, ये नाइट हट नहीं सकता क्योंकि क्वीन इंटू यहाँ पर D2 आ जाएगा। तो कार्लसन की परेशानी थी कि उनके मोहरे जो है फंसे हुए थे यहाँ पर। इस पोजीशन में कार्लसन ने जो है यहाँ पर मूव चला H4। आइडिया ये था शायद कि भाई जब कभी भी आप किंग चलें तो ये चेक एंड मेट वाला जो है प्रॉब्लम ना आए और ये पॉन जो है ये मरने की स्थिति जो है वो ना आए। चेक एंड मेट का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया था, बट ये पॉन जो था वो यहाँ पर H2 पे फंस सकता था। तो उन्होंने H4 खेला और यहां पर नेपो जवाब देते हैं H5, जो टेक्निकली हल्का सा छोटा सा एरर होता है। अब टॉप लेवल पे छोटे छोटे एरर ना जो बड़ा काउंट करते हैं। अब क्या हो गया कि H5 का पॉन यहाँ पे फिक्स हो गया। जब ये H7 पे था तो राजा अकेले इसकी सुरक्षा कर सकता था, लेकिन भविष्य में अगर कभी हाथी ने इस लाइन पे हमला किया या कभी घोड़े ने जाके हमला किया तो ये एक स्पॉट ऑलरेडी क्रिएट हो गया था और कार्लसन के दिमाग में से छोटी छोटी बातें जो है वो क्लिक हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी वो बिशप B2 वगैरह ऐसे करके खेल सकते थे। खैर, H5, किंग H2 और यहां पर आप नेपोम्यनसी खेलते हैं बिशप B2, जिसको एक गलती बताया गया, बड़ी गलती बताया गया। यहां पर मैग्नस कार्लसन के पास मौका था। कार्लसन ने रुक C5 खेला, लेकिन जैसे यहां पे क्वीन D6 खेला गया, कहते हैं कि यहां पे क्वीन D7 जो है वो ज्यादा जो है अच्छा ऑप्शन यहां पर होता।
खैर क्वीन D7 क्यों अच्छा ऑप्शन होता है ये आपको पता लगेगा, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर जो हैं ये बहुत ही यहाँ के जो 4 स्क्वायर है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो क्वीन D6 यहाँ पे खेला। नाउ कार्लसन ने ब्लंडर किया रुक D1। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप देख सकते हो कि इस समय तक कार्लसन को 40 चालें पूरी चलने में 8 चालें बची हुई थी और उनके पास सिर्फ 3 मिनट बोर्ड पे दिख रहा था, तो उनको बहुत तेजी से चलना था। तो ये जो मूव थी ब्लंडर थी, यहां पे आप चाहो तो पॉज करके सोच सकते हो। मैंने कल लाइव में ही बताया था रुक C2 आ रहा था। कारण क्या था, पहले आप बिशप को अगर A3 मारते हैं सो नाइट यहां पर हटेगा F4 पर, और ये जो नाइट का कॉम्बिनेशन है ना, नाइट ने ये जो स्क्वायर कंट्रोल किए हैं, दरअसल आने वाले समय में ये रुक या तो यहां जाएंगे या यहां जाएंगे और किंग के खिलाफ जो है वो आक्रमण कर देंगे, और यहां पर विनिंग निकल करके सामने आ रही थी। अगर किंग F8 खेलते तो रुक D7 और कुछ भी करेंगे यहां पर मान लीजिए, तो दूसरा रुक जो है वो भी अंदर यहां पर जो है अंदर जो है वो आने की संभावना यहां पर बनी हुई है। तो जैसे मान लीजिए किया, तो अभी मान लीजिए कि दूसरा रुक भी जो है अंदर जाएगा, और एक्चुअली में ये पोजीशन आने के बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है पोजीशन जो है बन रहा था। तो एक बात यहाँ पर ये जरूर थी देखने की, अच्छा यहाँ पे रुक D7 की जगह शायद रुक C7 पहले जाता। ओके हाँ, और अगर यहाँ पे किंग यहाँ पे जाएगा भी, तो अभी क्या होगा कि दूसरा रुक जो है वो C2 पे चला जाएगा और ये यहाँ से पिन हो जाएगा, वो चाल जो है मिक्स हुई वहाँ पे। तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही थी यहाँ पर। खैर मैच में क्या हुआ, मैच में कार्लसन ने ये रुक जो है वो पीछे की तरफ नहीं खेलते हुए कार्लसन ने रुक D1 खेला, बिशप A3 मारा, रुक B5, उसके बाद क्वीन D7, रुक C5, और अब वो मौका था नेपोमिंसी के पास कि नेपोमिंसी ये मैच जीत सकते थे। कैसे, नेपोमिंसी को बिशप B4 यहां पे मार देना चाहिए था, रुक C1 वापस आता और इसके बाद आप बिशप E7 जाकर के चुपचाप बैठ सकते हैं। नाइट F4 आएगा जरूर, लेकिन क्वीन B7 या क्वीन A7 दोनों के बाद जो है ब्लैक के पास हमेशा एक एज रहेगा, ये आपके पास पास्ट पॉन है। और यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि ये वो मोमेंट था जब कार्लसन के पास टाइम बहुत कम चल रहा था, टाइम बहुत ही कम था, यहाँ पर सेकंड्स 1 सेकंड्स के आसपास जो है उनके पास जो है समय बचा हुआ था, और ऐसे में दबाव कार्लसन के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो अगर इस समय बिशप B4 जैसे चाल ढूंढते वो, तो एक तो उन्होंने यहाँ पे E5 किया, बिशप B4 नहीं मारा, और जब कार्लसन रुक C2 आए इसके बाद भी मौका था कि यहां पर बिशप इंटू B4 मार देना था, लेकिन उन्होंने यहां पे भी बिशप B4 नहीं मारा। यहां पे भी उस तरह की पोजीशन जो है बन सकती थी, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रहते, लेकिन यहां पे शायद मौका जो है कार्लसन के पास जो है बना रहता बिशप B4 यहां पे भी मारने का, लेकिन यहां पे उन्होंने यहां पे भी नहीं मारा, और यहां पर उन्होंने खेल दिया क्वीन D5। और जैसे क्वीन D5 खेला कार्लसन समझ गए कि अभी गेम बच गया, उन्होंने रुक D2 खेला, क्वीन B3 आए, सो रुक A2 चलेगा। यहाँ पे समस्या यह है कि आप कभी भी बिशप इंटू B4 जो है वो मार नहीं सकते, क्योंकि ये आकर के जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, रुक D B2 आकर के ये जो है आपका बिशप जो है वो मर जाएगा। तो काफ़ी ही पोजीशन ऐसी थी जहां पर नेपोमिंसी फंस गया, और जैसे ही 40 चालें हुई कार्लसन ने पोजीशन को यहां पे बराबर कर लिया। हालांकि यहां पे भी एक पोजीशन आई थी जब इन्होंने क्वीन B4 मारा था, यहां पे भी कार्लसन रुक C2 खेल सकते थे, और ये पॉन्स आप बाद में मार सकते हैं, और ये पोजीशन भी कार्लसन के लिए बेटर थी, लेकिन उनको 40 चाल कंप्लीट करनी थी, सेकंड्स में खेल रहे थे। तो जैसे उन्होंने 40 चालें कंप्लीट ली, उन्होंने जो है रिलीफ की सांस ली। तो ये तो खेल का वो हिस्सा था जहाँ पे मेरे ख्याल से नेपो के पास एक अच्छा जेन्युइन मौका मिला था कि वो गेम को जीतने में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि मैग्नस कार्लसन सही में अच्छे खासे प्रेशर में जो है दोस्तों नजर आ रहे थे। तो अब हम बात करेंगे खेल के दूसरे हिस्से की, मतलब कि वो हिस्सा जहां पर मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने दिखाया कि क्यों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस नहीं करने जाऊंगा, लेकिन मैं मैग्नस कार्लसन की कुछ खास चालें आपको बताऊंगा जहां पर मैग्नस कार्लसन ने खुद को दिखाया कि कैसे वो एक इक्वल गेम को जीतने की जो है उनकी आदत है, कैसे उसको वो हासिल करते हैं। यहां पर देखिए थोड़ी देर तक गेम चलता रहा, दोनों साइड से पॉन आपका तब तक पुश नहीं हो सकता था जब तक कि दोनों लोग जो है स्क्वायर को कंट्रोल करके बैठे, तो पॉन जो है वहां पर फंसा हुआ था। नेपोमिंसी ने यहाँ पे जरूर एक ट्राई करने की कोशिश की कि किसी तरीके से बिशप C3 और बिशप B2 बैठ जाए, लेकिन कार्लसन ने उसको भी फेल कर दिया। जैसे इस पोजीशन में आप देखो कि अगर वो बिशप C3 रखते हैं तो नाइट H5 यहाँ पर आ रहा था, तो एक्चुअली में इसीलिए नेपो ने ऐसा नहीं कर पाए, और कार्लसन यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते रहे। और उसके बाद ये पोजीशन बोर्ड पर आती है जब कार्लसन ने शायद इंटेंशन शो किया कि वो अपने नाइट को भी D4 से C2 लेकर के A3 मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पॉन मर ही नहीं रहा था। और अगर नेपो चाहते तो कभी भी कार्लसन को कोई मौका जो है नहीं देते। जैसे किंग H2 ये मूव हुआ, मूव नंबर 52 पे, यहाँ पे किंग G6 और किंग H7 खेलते हुए नेपो गेम को इक्वलाइज रख सकते थे, लेकिन नेपो ने यहाँ पे फिर से चांस लिया, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए किंग G6 नाइट C2 आते भी तो बिशप E5 जैसे मूव के बाद वो पॉन जो है वो A3 का नहीं मार पाते आप। तो
तो किंग H2 पे क्वीन E4 खेला। अब यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, कार्लसन ने ये पॉन ऑफर कर दिया, ठीक है। अभी उनका थ्रेट क्या है, सॉरी नेपो ने ये पॉन ऑफर कर दिया। नेपो का थ्रेट क्या है, क्वीन इंटू H4, क्योंकि ये पॉन यहाँ पर है पिन। अब ये जिस वेरिएशन पे नेपोमिंसी एंटर हो रहे थे, ये वेरिएशन जो है ये मैग्नस कार्लसन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि कार्लसन ने यहाँ पे रुक इंटू A3 मार दिया। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर आप यहाँ पर बिशप इंटू A3 मारने के लिए आते हैं तो रुक A3 के बाद ये पोजीशन जो है वो टेक्निकली लॉस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पॉन है वाइट के और ये पॉन जो है थोड़ी देर में नहीं बचेंगे। जैसे ही नाइट घूम फिर के कभी F4 पर आके बैठेगा और उसके बाद रुक जो है नाइट के सपोर्ट पर जो है D5 के स्क्वायर पे जाएगा और धीरे धीरे ये पॉन मरना शुरू होंगे। ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। तो रुक इंटू A3 पे बिशप इंटू A3 तो मार नहीं सकते थे, उन्होंने क्वीन H4 चेक दिया। किंग G1 के बाद अभी क्वीन बचाना जरूरी है, तो उन्होंने क्वीन बचाया और उसके बाद कार्लसन ने अपना रुक जो है वो बचा लिया। और इसके बाद शुरू होता है खेल का दूसरा हिस्सा, जहां पर नेपो ड्रॉ चाहते थे लेकिन कार्लसन ने ड्रॉ दिया ही नहीं। उन्होंने कैसे चाल बदली उस पर नजर बनाएंगे। बिशप E5 खेल चलता रहा, नाइट हटा भी तो रुक बचाना था, क्वीन बचाना था सॉरी, तो उन्होंने क्वीन बचाया। क्वीन C2 पे रुक 1 A2, क्वीन B3, किंग G2, तो यहाँ पर क्वीन D5 चेक, F3 किया मैग्नस कार्लसन ने। ये मूव थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि यार ऐसा लग रहा है कि सेकंड रैंक वीक कर रहे हैं, परपेक्चुअल का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कार्लसन तो कार्लसन है, कुछ सोच के आए थे। क्वीन D1, F4, बिशप C7, किंग F2, बिशप B6 और रुक A1। अच्छा, थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा था कि गेम में, कि काफ़ी देर गेम चला 7 घंटे 45 मिनट, कि ऐसा लग रहा है कि शायद कार्लसन ने अपने नाइट को थोड़ा सा फंसा लिया, यहाँ पे नाइट होना चाहिए था और नाइट बहुत देर तक गेम में आ ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैग्नस कार्लसन जिस तरीके से गेम को प्रेस कर रहे थे, बार बार चालें बदल रहे थे, वो काबिले तारीफ था। वही सीखना है, जैसे क्वीन B3, रुक E4, यहाँ पर किंग G7, रुक E8, F5 खेला, यहाँ पे जगह बनाई किंग के लिए क्योंकि दूसरा रुक भी अंदर आया था, रुक A8, क्वीन B4, रुक AC8, वो चाल बदल रहे थे। देखिए अब ये वो मौका आया जब कार्लसन ने रुक C1 खेला, तो नेपो ने बिशप B6 खेला। नेपो क्या चाहते थे कि शायद कार्लसन वापस रुक C8 जाए, वो बिशप E5 जाए, रुक C1 आए, ये ड्रॉ हो जाए, लेकिन यहाँ पे कार्लसन ने चाल बदल दी, उन्होंने रुक E5 खेल दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर थोड़ी देर आगे चला गेम और फिर एक पोजीशन आती है यहाँ पे, जब ये पोजीशन था, नेपो जो है यहाँ पर गए क्वीन H1, सो कार्लसन जाते हैं रुक C1, नेपो वापस क्वीन D5 जाते हैं, जैसे इंटेंशन शो कर रहे हो कि आप हटिए मैं वापस आता हूँ, फिर रिपीट करते हैं, मतलब समथिंग लाइक ऐसा, रुक C8 और क्वीन H1 बाकी। लेकिन कार्लसन ने इस बार फिर से चाल बदल दी, रुक B1 खेला। तो ये आपको सीखना है मैग्नस कार्लसन से, कैसे वो गेम को सर्वाइव करने के लिए देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गेम वो हार नहीं सकते। अगर ये गेम कोई हार सकता है तो वो ब्लैक। और यहां पर इंजन विंजन का कैलकुलेशन, इंजन क्या बोल रहा है, ये सब काम नहीं करता दोस्तों। एक्यूरेसी, मैं कार्लसन का कहना यह है कि मैं 10 में से 10 चाल एक्यूरेट खेलूंगा, 50 में से 50 एक्यूरेट खेलूंगा। क्या आप खेलोगे एक्यूरेट? क्या आप गलती नहीं करोगे? और यही कार्लसन और दूसरे खिलाड़ियों के बीच में एक अंतर जो है वो पैदा हो जाता है। और कल कमेंट्री में विश्वनाथन आनंद जी ने ये बात कही भी थी कि कार्लसन जानते हैं किस तरह के मैचेस को कैसे जीता जाता है। ओके, बिशप A7, रुक E7 और यहाँ पर धीरे धीरे उनकी बढ़त जो है बनना शुरू हो गई, रुक C7, रुक E7 और इसके बाद कार्लसन गए रुक B7। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मजेदार चाल, क्वीन C2, रुक B5, सो बिशप A7 जो है यहाँ पर हटना पड़ा। और जैसे ही बिशप A7 हटते हैं, अब देखने में ऐसा लगता है यहाँ पर कि जैसे इन्होंने खेला रुक A5, बिशप B6 और इन्होंने यहाँ पे खेला, अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट रुक इंटू F5 जो है वो मैग्नस कार्लसन ने जो है अब मार दिया यहाँ पे, क्वीन D3। अब रुक इंटू F7 का थ्रेट जो था वो बहुत ही तगड़ा थ्रेट आया यहाँ पर, और ये शायद मुझे लगता है कि नेपोमिंसी से ये वाली चाल जो है मिस हो गई। किंग इंटू F7 और यहाँ पर रुक B7 चेक, किंग G6, रुक इंटू A7, क्वीन D5। अब कहने को तो ये गेम अभी भी इंजन जो है बिल्कुल इक्वल बता रहा था, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इतना आसान था? नहीं था, क्योंकि जीतने की संभावना अगर किसी के पास है तो वो व्हाइट के पास है, क्योंकि व्हाइट के पास 2 पास्ट पॉन है। ठीक है, चेक, काफी देरी गेम चलता रहा और उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने थोड़ी देर तक प्रयास किए किस तरीके से। अब आप देखोगे कई बार पोजीशन ऐसी हुई कि उनको नाइट F3 आना पड़ा, रुक को घूम के आए, रुक D2 आए, प्रोग्रेस नहीं समझ में आ रही थी तो टाइम लेते रहे अपना, पर अंत में जाकर के उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या है, अल्टीमेटली पॉन को जो है थोड़ी देर घूम के फिर वो एक पोजीशन आएगी नाइट F3 वाली, तो कई बार ऐसा लगा कि क्या ड्रॉ हो रहा है, लेकिन कार्लसन थे और फाइनली उन्होंने एक तरीका निकाला और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक पॉन पुश करना जो है वो शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने पॉन पुश किया, 110 चालें हो गई थी, नेपोमिंसी की जो है धड़कन फिर से बढ़ी और क्वीन H1 पे गए, चेक आई और फिर से वो वापस जो है उन्होंने यहाँ पर एक H4 चाल खेला।
अब उनको लग रहा हो कहीं घूम फिर के वो पॉन भी ना मर जाए, लेकिन ये पॉन के जाने के बाद तो हार जो है लगभग तय हो गई थी। इंजन कुछ भी कहे लेकिन खेलना आसान नहीं था। कार्लसन धीरे धीरे जैसे ही मौका मिलता थोड़ी चाल घुमा फिरा के जो है अपने एक प्यादे को एक घर जो है वो आगे बढ़ देते, और जैसे जैसे प्यादा आगे बढ़ रहा था नेपोमुनसी की धड़कन भी बढ़ रही थी और उनको साफ दिख रहा था कि शायद यहाँ पर हार जो है वो तय हो गई है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक पोजीशन आई थी यहाँ पे, जैसे कि आप क्वीन E6 जो है वो नहीं, ये बहुत बढ़िया था रुक F7 वाला, कि क्वीन E6 अगर आप मारने जाओगे तो नाइट G7 चेक है, किंग F7 है, नाइट इंटू E6 है, किंग E6 है। लेकिन ये जो है अगर आप किंग पॉन एंड गेम जानते हो तो ये लॉस है कि अपोनेंट किंग F7 जाएगा, लेकिन अपोजिशन वाइट को मिल जाएगी। और ये की स्क्वायर कहलाते हैं 6th रैंक के, वो आप हटेंगे और उसके बाद किंग ऊपर और उसके बाद फिर आप हटिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो है ये पॉन जो है यहाँ पर क्वीन बन जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक बढ़िया आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फाइनली रुक नाइट G7 का यहाँ पे नेपोमुनसी ने रिज़ाइन किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ नज़र आया मैग्नस कार्लसन जो है बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे थे, जबकि नेपोमुनसी बहुत ही निराश थे कि एक लंबा अच्छा मुकाबला खेलने के बाद भी वो इस मैच को जो है दोस्तों जीत नहीं पाए। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की ऑलमोस्ट देखो तो मैंने कोई बहुत डेप्थ एनालिसिस नहीं किया, पर फिर भी ये वीडियो जो है 15 मिनट के ऊपर निकल गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट ऐसे मैच जो है वो विश्व चैंपियनशिप की हिस्ट्री में कभी हुए नहीं है, सबसे लंबा मुकाबला था, तो वीडियो भी तो थोड़ा लंबा जो है बनना ही था, वो भी मैंने शॉर्ट में बताया तब भी। तो उम्मीद करता हूँ ये विश्व चैंपियनशिप अब बहुत ही रोमांचक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब नेपो को पलटवार करना होगा, तो खेलने का तरीका बदलना होगा। अब आप सेफ नहीं खेल सकते। कार्लसन का यहाँ पर स्ट्राइक रेट बेटर हो चुका है, कार्लसन का कॉन्फिडेंस ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पर कार्लसन का खेल भी अब बेहतर हो जाएगा। तो खेल जो है आने वाली जो विश्व चैंपियनशिप के 8 मैच हैं वो बहुत ही रोमांचक जब होने वाले हैं। तो अब तैयार हो जाइए हमारे साथ देखने के लिए हिंदी चेस विजनरी में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।